नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, इस वीडियो में हम आपको राजस्थान में प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी है वो बताने वाला हूं। वीडियो में मैं सबसे पहले एक नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और फिर नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर वीडियो में आगे एक विद्यालय की क्रमोन्नति यानी अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त माध्यम, स्थान परिवर्तन, भवन परिवर्तन, विद्यालय का नाम परिवर्तन की मान्यता के लिए आवेदन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, राजस्थान में प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना पीएसपी पोर्टल। जैसे ही आप पीएसपी पोर्टल सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट का लिंक आ जाएगा rajpsp.nic.in। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पीएसपी पोर्टल यानी प्राइवेट स्कूल का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। और एक नवीन विद्यालय के रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहां पे देखिए पीएसपी मुख्य पृष्ठ है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से 3 लिंक है वो ओपन हो जाएंगे, या 3 लिंक आपको दिखाई देंगे। आरटीआई, विद्यार्थी डेटाबेस और मान्यता। आपको विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता वाले लिंक पे क्लिक करना, और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने से इस तरह का इंटरफेस है वो आ जाएगा। और एक नवीन विद्यालय के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में नवीन मान्यता पंजीकरण का लिंक दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये फॉर्म है ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए सबसे पहले आपके पास एक पीएसपी कोड होना जरूरी है, और ये पीएसपी कोड आपके पास तभी आएगा जब आप एक नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए नया पंजीकरण है वो करोगे। और नए पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको यहां से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको यहां से सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका जो गांव है या आपका जो स्थान है, आपका जो शहर है वो यहां से आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं ये ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, और विलेज है वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद साथियों, विद्यालय की श्रेणी आपको सिलेक्ट करनी है, यानी आप पहली बार कौन सी क्लास तक मान्यता लेना चाहते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक या फिर कक्षा 1 से लेकर 8 तक। जो मान्यता आप लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप करना है, और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद ये जो कैप्चा यहाँ पे दी हुई है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगी, और ओटीपी के साथ ही आपका पीएसपी कोड और लॉगिन आईडी है और यूजर आईडी आपको यहां मिल जाएगी। जैसे फ्रेंड्स अपन सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी, और वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद फ्रेंड्स मोबाइल पे पीएसपी कोड और पासवर्ड आने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉगिन वाले पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और इस तरह का इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। यदि इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है तो आपको यहाँ से डायरेक्टली यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लॉगिन पैनल है वो आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने स्कूल है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर पीएसपी कोड है वो डालना जो कि आपके मोबाइल पे है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो कि आपके मोबाइल पे आया है। इसके बाद ये जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे डालनी है, और फिर आपको लॉगिन करना। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन है वो कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहां से आपको मान्यता के लिए फॉर्म है वो अप्लाई करना है, और सबसे पहले आप अपना जो पासवर्ड है वो यहां से चेंज है वो कर सकते हैं। पासवर्ड बदले तो यहां से आप चेंज है वो कर सकते हैं। चलिए मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और अगर आप नवीन मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मान्यता वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय नवीन मान्यता। अगर आपको नए विद्यालय की मान्यता लेनी है कक्षा 1 से लेकर 8 तक या कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो आपको विद्यालय नवीन मान्यता पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से ही पीएसपी कोड है और विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए आप आवेदन कर रहे हो, जैसे अतिरिक्त माध्यम है, अतिरिक्त संकाय है, अतिरिक्त विषय है, स्थान परिवर्तन, भवन परिवर्तन, तो आपको विद्यालय क्रमोन्नति में आवेदन है वो आपको करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, मान लीजिए आपने पिछले साल इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया था मान्यता के लिए, और आपको मान्यता नहीं मिली है और आप दोबारा नवीन मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो। आपको पुराने वाले पीएसपी कोड से ही आवेदन करना है, आपको नया रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करना। तो चलिए मान्यता के लिए आवेदन है वो शुरू करते हैं। और जैसे आप शुरू करोगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने 6 स्टेप है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 स्टेप है ये ओपन हो जाएंगे। हर एक स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पे जो स्टेप कंप्लीट हो जाती है उसके आगे यहाँ गुड का मार्क है वो आ जाता है, और जो स्टेप कंप्लीट नहीं होती है तो उसके आगे इस तरह से ब्लैंक हो रहता है। हालांकि मैंने पहले से ये स्टेप है वो कंप्लीट कर ली ताकि वीडियो वो लंबा नहीं बने, इसलिए मैंने पहले से ये फॉर्म है वो फिल कर लिया और इसलिए स्टेप है वो कंप्लीट हो गए। तो चलिए मैं एक एक के बारे में आपको यहाँ जानकारी है वो दे देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आवेदन का प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स मैं ये जो आवेदन है विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आपको बता रहा हूं। अगर आपका नवीन विद्यालय है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक नवीन विद्यालय की मान्यता है वो लिखा आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना है। इसके बाद यहाँ शैक्षणिक सत्र है फ्रेंड्स वो आ जाएगा, और आपका जो जिला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो ब्लॉक है वो भी आ जाएगा, आपका जो गांव है, आपका जो वार्ड है वो आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम है वो आपको अंग्रेजी में लिखना है। ध्यान रखना जो भी आप विद्यालय का नाम रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है नवीन विद्यालयों के लिए, और जो क्रमोन्नति के लिए आवेदन करें उनका विद्यालय का नाम तो ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर विद्यालय का नाम गलत आ रहा है तो आप यहाँ एडिट करके इसे सही कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ अपने विद्यालय का नाम है वो हिंदी में लिखना है। अगर आपको हिंदी में नहीं लिखना आता है तो आपको गूगल टूल है हिंदी वाली वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और गूगल टूल है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे, वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आप यहाँ से है डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप आसानी से हिंदी में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आपको यहाँ पर अपने विद्यालय की जो श्रेणी है वो सिलेक्ट करनी है कि मुख बधिर है या दृष्टिहीन है, तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद आपका विद्यालय जनजातीय क्षेत्र में है तो आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद आपके विद्यालय का पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है, पिन कोड है, थाना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। नॉर्मल जानकारी है वो आप एक एक करके वो भर लीजिएगा, जैसे आप इसे पढ़ोगे तो आसानी से आप है वो समझ जाओगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों विद्यालय की स्थापना का दिवस आता है, और स्थापना का दिवस का मतलब है जैसे आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो साल आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपके विद्यालय का ईमेल एड्रेस है तो वो आपको यहाँ पे डालना है, और वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिएगा। इसके बाद आपके विद्यालय के संस्था प्रधान का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और संस्था प्रधान के जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सोसाइटी की इंफॉर्मेशन है वो भरना है, यानी आपकी सोसाइटी का नाम क्या है, आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आपको यहाँ भरना है, और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके वो भर लीजिएगा। इसके बाद अपनी सोसाइटी का पूरा पता है वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर सोसाइटी का जो अध्यक्ष है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, अध्यक्ष के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, और सचिव का नाम लिखना है, और सचिव के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखने। इसके बाद साथियों आगे के ऑप्शन में आपको यहाँ पे यस करना है। इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी के कार्यकारिणी रजिस्टर के अंदर विद्यालय की मान्यता हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद आगे के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर गत 3 वर्ष की अपने आय व्यय का लेखा जोखा है वो आपको यहाँ देना है, जो सीए के द्वारा आप ऑडिट बनाते हो। नवीन विद्यालयों के लिए लागू नहीं है, वो ये खाली है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए 3 साल की ऑडिट जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे डालनी है, आय डालनी है, और वे आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद साथियों देखिए आगे के ऑप्शन के अंदर पूर्व में संचालित मान्यताओं से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आप अपने विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये आपको भरना है। अगर आप नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन करने हैं तो ये कोई भी कॉलम है वो आपको यहाँ पे नहीं भरना है। यहाँ पर अगर क्रमोन्नति के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो अंतिम में मान्यता विभागीय जो आदेश नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, लास्ट में आपको कौन सी मान्यता मिली विभाग के द्वारा वो क्रमांक आपको यहाँ डालना है, फिर डेट आपको यहाँ डालनी है कि कौन सी डेट को वो मान्यता मिली है। इसके बाद आपके विद्यालय की जो श्रेणी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि 1 से 5 था, 1 से 8 था, या 1 से 10 था, जो भी कैटेगरी थी आपके विद्यालय की वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद विद्यालय का प्रकार कैसा था, गर्ल्स के लिए मान्यता थी या बॉयज के लिए, कोई एजुकेशन थी, वो आपको यहाँ से है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पूर्व में विद्यालय का माध्यम क्या रहा है, हिंदी माध्यम है या इंग्लिश माध्यम है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और नवीन विद्यालय के लिए जो मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं वो अपना माध्यम यहाँ से है वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों पूर्व मान्यता के अनुसार यदि आपके विद्यालय में पहले से कक्षा 11-12 में किसी भी संकाय में यदि मान्यता मिली है तो आप यहाँ से उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे साइंस में अगर मान्यता मिली तो साइंस के सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, कॉमर्स में मिली है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, आर्ट्स में मिली है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से सुरक्षित कर देना है, तो आपकी पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह का एक पॉपअप है आपको दिखाई देगा, विद्यालय विवरण सुरक्षित कर दिया गया, इसे क्लोज कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 में अपन आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आ गई है। और स्टेप नंबर 2 में आपको अपने विद्यालय की जानकारी देनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपके विद्यालय की भवन की स्थिति है वो आपको बतानी है कि आपके विद्यालय का जो भवन है वो किराए पे है या फिर सोसाइटी का है या फिर संस्था का है, जैसा है वैसा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद
आगे वाले ऑप्शन में क्या विद्यालय भवन अन्य निर्माण खेल मैदान केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्र पर है स्क्वायर मीटर में आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपके विद्यालय का जो पूरा एरिया है, पूरी जो बाउंड्री है, उसका एरिया आपको यहाँ पे डालना है स्क्वायर मीटर के अंदर, ठीक है। और ये जो एरिया है फ्रेंड्स, आपका जो ब्लूप्रिंट है भवन का, उस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको मिल जाएगा कि कितना एरिया है। अगर वहां पे लंबाई चौड़ाई में दे रखा है या फिर मीटर में दे रखा है तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा और स्क्वायर मीटर में आपको यहाँ पे टाइप करना। और अगले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर विद्यालय में निर्मित भवन का सभी तलों सहित कुल क्षेत्र पर इन स्क्वायर मीटर में आपको डालना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा। देखिए पहले वाले ऑप्शन के अंदर अपने विद्यालय का जो पूरा एरिया है, पूरी जो बाउंड्री है, उसका क्षेत्रफल हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पर हमें अपने उस एरिया के अंदर अपने विद्यालय के जो भवन है वो कितने एरिया में निर्मित हैं सभी तलों सहित, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, सभी को आपको यहाँ पे स्क्वायर मीटर में उसका एरिया आपको यहाँ पे लिखना। इसके बाद विद्यालय की भवन की भूमि का प्रकार है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि भूमि आवासीय है, कृषि है, वाणिज्यिक है, संस्थानिक है। जैसी आपकी भूमि है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन नए नियमानुसार आपके विद्यालय की जो भूमि है वो संस्थानिक प्रयोजनार्थ में कन्वर्जन होनी जरूरी है, यानी वो कॉमर्शियल कन्वर्जन होनी जरूरी है। तो अगर वो नहीं करवाई है तो वो करवा लीजिएगा, फिर आप ये फॉर्म है वो सबमिट कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपको बाद में मान्यता वो नहीं मिले। और कई बार इसमें छूट भी दे दी जाती है, लेकिन वो तो एक अलग बात है, लेकिन कॉमर्शियल में होना जरूरी है। चलिए अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्या विद्यालय में छात्रावास संचालित है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद खेल मैदान के बारे में जानकारी आपको देना कि खेल मैदान का जो स्वामित्व है वो कैसा है, किराए पर है या फिर सोसाइटी का है। जैसा है वैसा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर खेल मैदान का एरिया आपको यहाँ पे देना है, यानी क्षेत्रफल देना है, वो भी स्क्वायर मीटर के अंदर, जितना स्क्वायर मीटर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपके विद्यालय में विद्युत कनेक्शन है, आपको यहाँ पे येस करना है। आपके विद्यालय में इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको यहाँ पे येस करना है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना, सभी ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये चीज करना है। लेकिन दो ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो ये ऑप्शन है क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। और इसके बाद आपके विद्यालय के आसपास हाई टेंशन विद्युत लाइन है तो आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि अगर ये दोनों ही चीज आपके विद्यालय के आसपास होती है तो आपके विद्यालय को मान्यता वो नहीं मिलती, तो यहाँ पर आपको नो करना है। चलिए आगे वाले ऑप्शन के फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके विद्यालय की पेयजल की सुविधा के बारे में आपको बताना है। नॉर्मली ये ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से इनका आंसर आप दे दोगे, यहां पर कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। चलिए जहां पे दिक्कत आती है हम आपको बताता हूं। यहां पर अपने विद्यालय की जो अन्य जानकारी है यहां पे दिक्कत आती है। यहां पर देखिए सबसे पहले पूछा गया है कक्षों की संख्या जो शिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी आपके विद्यालय के अंदर कितने ऐसे कक्षा हैं, कितने ऐसे रूम हैं जिसके अंदर विद्यार्थी पढ़ेंगे, कितनी कक्षाएं आप चला रहे हैं, उस हिसाब से कक्षों की संख्या आपको यहां पे डालनी है। जो पूर्ण निर्मित है, जो पूरे हो चुके हैं यहां पर बैठने की स्थिति में, अर्ध निर्मित कितने हैं वो आपको यहां पे डालने, यानी जिन कमरों का काम चल रहा है फिलहाल उनकी संख्या कितनी है वो आप यहां पे है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर कक्षों की जो कि गैर शैक्षणिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो संख्या आपको यहां पे डालनी है, जो कि पूर्ण निर्मित है। और अर्ध निर्मित कितने हैं वो आपको यहां पे डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान रखना कक्षा की बात कर रहा हूं जिसमें अध्ययन चलेगा, और इसके अलावा जैसे जो गैर शैक्षणिक है, जैसे जो पुस्तकालय आ गया, ऑफिस कार्यालय आ गया, खेल भवन आ गया, इस प्रकार के अन्य कैसे कमरे, वो संख्या आपको यहां पे डालनी है। ये जो टोटल संख्या है वो आपके विद्यालय के पूरे कमरों की संख्या होनी चाहिए, ऊपर वाली और नीचे वाली। चलिए आगे की बात करें तो अगले में आपको यहां पर पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों की संख्या आपको डालनी है। ठीक है, अगर नवीन विद्यालय तो यहां पर डालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पुराने जो विद्यालय हैं तो आपको यहां पे संख्या आपके पुस्तकालय के अनुसार यहां पे डालनी है। समाचार पत्रों की संख्या आपको यहां पे डालनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहां पर लाइब्रेरियन नियुक्त है, इन सब में आपको यस करना है। लिपिक नियुक्त है, यहां पर भी यस करना है। असिस्टेंट है, यहां पर भी आपको यस करना है। नॉर्मली जानकारी आप फिल कर दोगे। इसके बाद यहां पर विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में पूछा गया। अगर आपके विद्यालय में एनसीसी या फिर एनएस है तो आपको यस करना है, इको क्लब है तो आपको यस करना है। नॉर्मली जैसे आप पढ़ोगे तो आप यहां कर दोगे। इसके बाद आपके विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के बैठने हेतु सिंगल स्टेज फर्नीचर संख्या कितनी है वो संख्या आपको यहां पे डालनी है, और ये होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे वाले ऑप्शन के अंदर क्या विद्यालय में सभी बालक बालिकाओं विशेष योग्यता सहित की पहुंचने हेतु सुविधाएं उपलब्ध है, तो आपको यहां पे यस करना है। सभी ऑप्शन में आपको यस करना है। ठीक है, चलिए आगे वाले ऑप्शन की बात करने। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे
कक्षा कक्ष का नाम पूछा गया है और यहाँ पर कक्षा कक्ष कितने, टोटल कक्षा कक्ष आपको डालने हैं। जिन कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययन करेंगे उन रूम की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जैसे एक विद्यालय का जो प्रधान कक्षा रूम आ गया वो संख्या आपको डालनी है, उसकी औसत लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो भी मीटर में आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपके कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल का सहारा है वो ले सकता है। इसके बाद कार्यालय कक्ष की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ डालनी है। नॉर्मली ये सब एक एक होती है, अगर आपके विद्यालय में ज्यादा है तो आप ये ज्यादा भी है वो डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको एरिया है वो डालना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर खेल कूद कक्ष है उसकी संख्या डालनी है, भंडार कक्ष है, सभा भवन है, पुस्तकालय है, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, सबकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। जो आप पर लागू होता है वही डालनी है, अगर जो लागू नहीं होता है वो खाली छोड़ दीजिएगा, फालतू में आप उसे मत भरिएगा। चलिए इसके बाद अगले ऑप्शन के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो कक्षा कक्ष है उनकी साइज है वो आपको यहाँ पे भरनी है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कक्षा 9 से 10 हेतु निर्मित कक्षा कक्षों की जो संख्या है वो 14 होनी चाहिए, 6/8 की होनी चाहिए और 11 से 12 के लिए जो कक्षा कक्ष है वो संख्या है 16 होनी चाहिए, वो भी 6/8 की है वो होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमने ऊपर यहाँ पर 16 कमरे दर्शाए हैं तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे कि यहाँ पर टोटल 16 कमरे आ गए। अगर आप ऊपर 10 कमरे दिखा दे तो यहाँ पर 10 कमरों की संख्या वो आ जाती और यहाँ पर कमरों की साइज है वो आपको मीटर में है वो भरनी है। ठीक है, चलिए ये नॉर्मली आप भर लेना। भरने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सबमिट करना है, तो जैसे आप ये सबमिट करोगे तो ये स्टेप भी आपकी कंप्लीट है वो हो जाएगी और एक पॉपअप मेनू है वो स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपकी जानकारी है वो सुरक्षित कर दी, इसे क्लोज कर दीजिएगा और अपन स्टेप नंबर 3 में है वो फ्रेंड्स यहाँ पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो स्टेप नंबर 3 में अपन पहुंच गए हैं और फ्रेंड्स स्टेप नंबर 3 में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे, एक तो शैक्षणिक दिखाई देगा, दूसरा गैर शैक्षणिक। यानी आपके विद्यालय के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं कितने तो शैक्षणिक कार्यों के अंदर लगे हुए हैं और कितने गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर लगे, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसके जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, लेक्चर है, कोच है, सीनियर टीचर है या फिर टीचर है, जो भी है आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कर्मचारी का नाम आपको डालना है, फिर कर्मचारी के पिता का नाम है, फिर जन्म तिथि है, उनका लिंग है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर शैक्षणिक योग्यता है कौन सा है, सीनियर सेकेंडरी है, बीए बीएससी है, जो भी योग्यता है टीचर की वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेकेंडरी का रोल नंबर डाल दीजिएगा, पासिंग ईयर है वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद कर्मचारी की नियुक्ति कब हुई वो डेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको सबमिट कर देना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक एक टीचर की जानकारी है वो एक एक करके सबमिट करनी पड़ेगी और जब आप बार बार सबमिट करोगे जितने आपके कर्मचारी हैं उसी हिसाब से इस तरह से सारे टीचरों की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगले ऑप्शन में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति है आपको यहाँ पे डालनी है। नवीन विद्यालयों के लिए लागू नहीं है, जो क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है वो लागू है। तो यहाँ पर पिछली साल का जो सेशन है उस सेशन के बच्चों की जानकारी आपको देनी है, कक्षा वाइज आपको यहाँ पे देनी है और विद्यालय की फीस कितनी थी उस कक्षा की वो फीस भी आपको यहाँ पे डालनी। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है और सुरक्षित करने के बाद ये स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर जानकारी है वो सुरक्षित कर दी गई है, क्लोज करना है और फिर आपको स्टेप नंबर 4 में आ जानी है, यानी स्टेप नंबर 4 है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको बहुत सारी जो फाइलें हैं वो अपलोड करनी पड़ेगी, एक एक करके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सोसाइटी की पंजीयन की जो प्रति है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, वो भी पीडीएफ फाइल में। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन सभी जो फाइलें हैं वो पीडीएफ फाइल में होंगे, लेकिन जो विद्यालय की जो फोटो है वो केवल जेपीजी में होंगे, बाकी सभी जो फाइलें हैं वो पीडीएफ में होंगे और उनकी जो मैक्सिमम जो साइज है वो 512 केबी होगी। यानी एक फाइल की अधिकतम जो साइज है वो 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, उससे कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन की प्रति है वो आप यहाँ पे अपलोड है वो कर देना है, आप स्कैन कर लीजिएगा और अपने पीसी में सेव करके फिर आपको अपलोड करना है। इसके बाद सोसाइटी के उद्देश्यों यानी संविधान है उसकी प्रति आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। विद्यालय की नवीन मान्यता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नवीन विद्यालयों के लिए लागू नहीं है, लेकिन जो क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं जिनको लास्ट टाइम में जो मान्यता मिली है वो मान्यता आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद जो शपथ पत्र दिया हुआ है जिसमें 24-25 पॉइंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद भवन सुरक्षा से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पर भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। अभियंता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, उनका पद आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको लिखना है, अभियंता का पद स्थान आपको लिखना है, फिर जो ब्लूप्रिंट है यानी नक्शा है वो आपको यहाँ पे अपलोड
अपलोड करना है, अभियंता का नाम आपको लिखना है, पद लिखना है। ये करने के बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन में आपके विद्यालय के जो फोटो हैं वो फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। बाहरी व्यू है, विद्यालय के आंतरिक व्यू है, खेल मैदान है, कक्षा कक्ष है, एक अन्य फोटो है, वो यहाँ पे आप अपलोड है वो कर सकते हो। चलिए अगले ऑप्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ जानकारियां हैं वो और भी अपलोड करनी है। सबसे पहले आपकी सोसाइटी की नवीनतम कार्य करने की सदस्यों की जो प्रमाणित सूची है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अन्य आपकी सोसाइटी के जो सदस्यों की सूची है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद जो प्रस्ताव लिया कार्य करने में वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद विद्यालय को जो पूर्व में मान्यता जारी हुई है उन सभी मान्यताओं की PDF फाइल है वो अपलोड करनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट मान्यता की फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है 3 साल की वो यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद खेल मैदान की जो भूमि का जो किरायानामा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद विद्यालय भवन और खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजन रूपांतरण का आदेश की जो प्रति है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित पे क्लिक करोगे तो ये स्टेप भी कंप्लीट है वो हो जाएगी। तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि दस्तावेज सुरक्षित कर दिए हैं, क्लोज करना है। अगली स्टेप में आप आ जाओगे ना, स्टेप नंबर 5 में आप यहाँ पे आ जाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ा लफड़ा जो होता है वो स्टेप नंबर 5 में ही होता है। अगर आपके विद्यालय की नवीन मान्यता है तो आपको 5 नंबर स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि हमने 1 से 5 या 1 से 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो विद्यालय कर्मोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे स्थान परिवर्तन है, नाम परिवर्तन है, या फिर माध्यम परिवर्तन है, अतिरिक्त विषय है, इस प्रकार की मान्यता के लिए आवेदन करने, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना आवेदन का प्रकार, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त माध्यम, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, 2 पारी, द्वितीय पारी। इनमें से अगर कोई भी एक आपकी मान्यता आपको लेनी है तो उनको आपको सिलेक्ट करना। इसके अलावा आपको एक साथ 2 या 2 से अधिक मान्यताओं की आवश्यकता है तो आपको एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक बात आपको यहां मैं बताना चाहूंगा, अगर आप स्थान परिवर्तन या फिर भवन परिवर्तन के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो नया वाला जो एड्रेस है, जिस स्थान पर आप नवीन मान्यता लेना चाहते हो अपने पुराने वाले स्कूल की, जो नए वाले स्थान का एड्रेस है आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में डालना है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको डालना है। और पुराना वाला जो पता है वो आपको स्टेप नंबर 5 में डालना है स्थान परिवर्तन में। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, नया जो एड्रेस है वो स्टेप नंबर 1 में डालना है और पुराना जो एड्रेस है वो स्टेप नंबर 5 में आपको डालना है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी मान्यता आप लेते हो उसको आप सिलेक्ट करके यस कर दीजिएगा, सुरक्षित कर दीजिएगा। सुरक्षित करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपकी जो मान्यता आपने लगाई है उस मान्यता की फीस आपको यहां मिल जाएगी, आवेदन का प्रकार आपको मिल जाएगा, आवेदन का नाम है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। अगर आप एक साथ 2 मान्यता लगाते हैं तो आपको फिर से यहां पे सिलेक्ट करना है और जो चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपकी जो और मान्यता आप लगा रहे हो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यदि अतिरिक्त विषय या अतिरिक्त संकाय के लिए आवेदन कर रहे हो तो आप जैसे अतिरिक्त विषय सिलेक्ट करोगे तो जो जो सब्जेक्ट की आपको मान्यता चाहिए वो आपको यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद आपको सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर यहां पर आवेदन है वो आ जाएगा। ये करने के बाद फ्रेंड्स ये स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो अपनी 5 नंबर स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स स्टेप नंबर 6 में आपको आवेदन शुल्क है वो ऑनलाइन जमा कराना है और आवेदन शुल्क है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपने जो मान्यता लगाई है और जिस मान्यता का जो आवेदन शुल्क है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ये आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन ही भुगतान करना है ई-ग्रास के माध्यम से। इसके लिए आपके पास एक तो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर एक ATM कार्ड है वो आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इसका ऑनलाइन भुगतान है वो कर पाओगे। तो चलिए अपन ऑनलाइन भुगतान करते हैं और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, PSP कोड है वो आ जाएगा और यहाँ पर जो अमाउंट है, जो राशि है वो आ जाएगी। फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये ग्रास पे है लेके चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको किस माध्यम से पेमेंट है वो करना है, ई बैंकिंग के द्वारा यानी नेट बैंकिंग के द्वारा करना है या फिर पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आपको करना है। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पर जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, जो भी बैंक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेट बैंक है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोसेस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चालान है वो जनरेट हो गया है और यहाँ पर देखिए चालान के GRN नंबर आ गए हैं। इस GRN नंबर को आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि बाय द वे मान लीजिए आपके बैंक से पेमेंट कट गया और फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ, तो आप इस GRN की मदद से आप अपना फॉर्म है वो रीसबमिट है वो कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस चालान को आपको सुरक्षित रखना है। और एक बार यहाँ पर जो भी जानकारी आई हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा कि जो जानकारी आपने फिल की है, आपके विद्यालय का नाम सही है, आपकी PSP कोड है वो सही है। यदि सब कुछ सही है तो आप इसे कंटिन्यू पे है वो क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। और जब आप एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप इसको प्रोसेस को रोकना नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ 1 या 2 मिनट का वो टाइम ले ले, तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड से किसी प्रकार की कोई की है वो प्रेस नहीं करनी है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो आप ATM भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो SBI की नेट बैंकिंग की जो लॉगिन ID वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। और फ्रेंड्स, ये स्टेप है यहाँ पर मैं थोड़ी सी बीच में कट कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। मैं डायरेक्टली जब वापस मैं पेमेंट कर दूंगा तो वापस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पेमेंट सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। और इस रेफरेंस नंबर को आप सेव करके है वो रख लीजिएगा। और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो अपडेट है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई-ग्राहक चालान रिपोर्ट है और यहाँ पर जो अमाउंट है और यहाँ पर देखिए स्टेटस आ रहा है सक्सेस, यानी इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ से इस स्टेटस को आप प्रिंट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांजेक्शन तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन ये रिफ्रेश होने में 30 सेकंड का वो समय लेगा। कई बार 1 या 2 मिनट का समय भी ये ले लेता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो। तो आप थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए अपन वेट करते हैं। और कई बार टेक्निकल इशू होने के कारण ये समय है वो ज्यादा भी ले देता है और ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट है वो भी नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक अगर ये रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गो बैक पे आपको क्लिक करना, नीचे ऑप्शन आ रखा है और इस की को आपको सेव करके वो रख लेना। तो चलिए मैं एक बार इसे प्रिंट कर लेता हूँ, फिर गो बैक पे क्लिक करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इस स्लिप को प्रिंट कर लिया है, लेकिन प्रिंट करने के बाद भी ये जो पेज है वापस रीडायरेक्ट PSP पोर्टल पे नहीं हुआ। तो अपन डायरेक्टली से गो बैक पे क्लिक करते हैं और ये वापस PSP पोर्टल पर अपन चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। लो फ्रेंड्स, अपन वापस PSP पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपको वापस मान्यता वाले सेक्शन में जाना है, विद्यालय नवीन मान्यता या फिर विद्यालय क्रमोन्नति पे आपको क्लिक करना है। यदि नवीन विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन किया तो इस पे क्लिक करना है और क्रमोन्नति के लिए आवेदन किया तो विद्यालय क्रमोन्नति पे आपको क्लिक करना है। जैसे अपन इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमने फॉर्म भरा था वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी स्टेप आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, खाली दिखाई दे रहे हैं। अब वो भरा हुआ फॉर्म कहाँ गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा, आपको इसे यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए आपके जो फॉर्म नंबर है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। इस पे आपको सिलेक्ट करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे जो हमने फॉर्म भरा था वो यहाँ पे शो हो गया। और सभी जो स्टेप है आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। गुड का मार्क सबके आगे आ गया। अपन डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने जो फॉर्म भरा था वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक PDF फाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेव हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे सेव करता हूँ और आपको ये ओपन करके है वो दिखाता हूँ। चलिए मैं डायरेक्टली इसे ओपन है वो कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो आवेदन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो जो चीज आपने भरी थी अपने आवेदन में वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अब फ्रेंड्स, इस आवेदन की आपको 3 कॉपियों में तैयार करना। जो फोटो आपने अपलोड की थी वो फोटो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस आवेदन की 3 कॉपियों में आपको यहाँ तैयार करना है। एक कॉपी है वो ओरिजिनल हो जाएगी, 2 इसकी डुप्लीकेट हो जाएंगी। 2 कॉपियां आपको DO ऑफिस में है वो सबमिट करवानी है और एक जो कॉपी है आपको विद्यालय में सुरक्षित रखनी है इस तरह से। और जो भी दस्तावेज आए गए हैं वो दस्तावेज आपको इसके साथ है वो लगाने हैं। दस्तावेज की लिस्ट है आपको इसी फॉर्म के अंदर है वो मिल जाएगी। जो लिस्ट है उसी क्रम में आपको यहाँ पे करने। इसके बाद फ्रेंड्स एक खास
बात है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, फॉर्म भी सबमिट कर दिया, फाइल है वो डीओ ऑफिस में भी आपने जमा करवा दी। अब आपको अपने आवेदन की स्थिति देखनी है कि आपके विद्यालय के लिए पैनल गठित हुआ है या नहीं हुआ। तो इसकी जानकारी आपको कहां से पता लगेगी? आपको यहाँ पे वापस मान्यता वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर देखिए मान्यता आवेदन स्थिति, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले सेशन है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आवेदन क्रमांक है वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके विद्यालय का विवरण आ जाएगा और सबसे नीचे आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पता लग जाएगा कि आपके विद्यालय के लिए निरीक्षण दल का गठन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, आजकल ये ऑटोमेटिक होता है, पोर्टल है ऑटोमेटिक है, वो गठन कर देता है और डेट है वो जारी कर देता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आप देखिए यहाँ पर आवेदन का प्रकार है वो आपको दिखाई देगा, यानी आपने किसके लिए मान्यता लगाई है वो आपको दिखाई देगी। आवेदन का वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, देखिए फिलहाल यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है, फिलहाल ये प्रोसेस में है, आगे हो जाएगा। निरीक्षण दल का गठन हुआ या नहीं हुआ है वो डेट भी यहाँ पे आ गई है और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आवेदन स्वीकृत किया गया है या नहीं किया गया है वो भी स्थिति यहाँ पे आपको दिखाई देगी। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ पेंडिंग चल रहा है क्योंकि हमने फिलहाल फॉर्म ही भरा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप फाइनली फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपके विद्यालय की जांच करने के लिए निरीक्षण दल आएगा और निरीक्षण दल जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो जो सूचना भरी है उसकी जांच करेगा। यदि वो जांच में सही पाए जाते हैं तो आपके विद्यालय को मान्यता वो दे दी जाएगी। यदि कोई भी जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है तो वह ऑब्जेक्शन है वो लगा देंगे। हो सकता है कि आपके विद्यालय को वो मान्यता नहीं मिले। तो मैं तो यही आशा रखूंगा कि आपके विद्यालय को मान्यता है वो मिले और इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और बधाइयां मेरी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन एक नवीन विद्यालय के लिए और एक कर्मोन्नति विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा विद्यालय की मान्यता के लिए जो भी रूल है, जो भी नियम है, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो है वो बना रखा है। तो आप ये मेरा ये वाला वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने एक स्कूल की मान्यता के लिए पूरी जानकारी है वो बता रखी है। अगर आप यूट्यूब पर न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान करोगे तो हमारा वीडियो है वो आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे विजिट करके राज स्कूल हेल्प पे आप विजिट करके डायरेक्टली ये वीडियो है वो आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट है वो ओपन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर अलग अलग स्कूल से संबंधित प्ले लिस्ट है वो मिल जाएंगे, एक एक करके आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा साथियों आपको यह भी बताना है कि आज का ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।